नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन 24 में। तो आज का फिर से एक नए विषय लेकर आया हूँ, नए टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का विषय है ईवीएस और उसी का एक अच्छा टॉपिक है सतत मूल्यांकन एवं आकलन। ठीक है, और इस टॉपिक से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्नों के सेट हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस सेशन में मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। चलिए देर न करते हुए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। मैं फिर से बता दूंगी, टॉपिक है सतत मूल्यांकन एवं आकलन। यदि आप जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में महत्व का निर्धारण करना किससे संदर्भित करता है। ऑप्शन ए में है टॉर्गर्सन एवं एडम्स के अनुसार वस्तु या प्रक्रिया की उपयोगिता तय करना, बी में है छात्र के अंकों की गणना करना, और सी में छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, और डी में है शिक्षक के वेतनमान का निर्धारण करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, टॉर्गर्सन एवं एडम्स के अनुसार वस्तु या प्रक्रिया की उपयोगिता तय करना। चलिए, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से किए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सतत मूल्यांकन एवं आकलन। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 क्या कहता है कि यदि एक शिक्षक शिक्षण व्यवस्था की सफलता जांच शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में मापन, बी में परीक्षण, सी में मूल्यांकन, और डी में सुधारात्मक निर्देश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखते हैं। 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि रचनात्मक मूल्यांकन के संबंध में स्व मॉनिटरिंग या सेल्फ मॉनिटरिंग तत्व पर किसने बल दिया है। ऑप्शन ए में है ब्लैक एवं विलियम्स, बी में टॉर्गर्सन, और सी में एडम्स, और डी में सैडलर। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं दोस्तों। 4 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह तत्काल उसी समय किया जाता है। यह परिभाषा किस दृष्टिकोण को दर्शाती है। ऑप्शन ए में है मूल्यांकन एक विलगित प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक विलगित प्रक्रिया है। और बी में है मूल्यांकन सत्र के अंत की गतिविधि है, और सी में है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है, और डी मूल्यांकन मेधावी छात्रों के लिए है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से बता दूं, यह ईवीएस है और ईवीएस का बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत मूल्यांकन एवं आकलन। और यह 50 प्रश्नों का सेट है दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि 50 प्रश्न के साथ इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अब और ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों का देखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन के दौरान ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल न करने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना, बी में बच्चों के बीच विभेदीकरण और तनाव को रोकना, सी में शिक्षकों को कार्यभार को कम करना, और डी में अभिभावकों को भ्रमित करना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बच्चों के बीच विभेदीकरण और तनाव को रोकना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6
6 कि हस्तपरक गतिविधियाँ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को किस संकेतक के आकलन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। हस्तपरक गतिविधियाँ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को किस संकेतक के आकलन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ऑप्शन ए में है वर्गीकरण, बी में अभिव्यक्ति, सी में प्रयोग, और डी में न्याय के प्रति सरोकार। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी प्रयोग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संकलनात्मक मूल्यांकन का मुख्य दोष क्या हो सकता है यदि इसे अकेले प्रयोग किया जाए। संकलनात्मक मूल्यांकन का मुख्य दोष क्या हो सकता है यदि इसे अकेले प्रयोग किया जाए। ऑप्शन ए में है यह सुधार का अवसर प्रदान नहीं करता, बी में यह बहुत सस्ता होता है, सी यह पाठ के बीच में होता है, डी यह फीडबैक पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है समझने का प्रयास करेंगे कि निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन ए में है छात्र की उपलब्धि का जश्न मनाना, बी में विशिष्ट अधिगम बाधाओं को वैज्ञानिक विश्लेषण करना, सी बच्चों को फेल करने का आधार ढूंढना, और डी अंक प्रदान करना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 3 से 5 के पठन पाठन को संरक्षित करने से क्या तात्पर्य है। कक्षा 3 से 5 के पठन पाठन को संरक्षित करने से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में है इसे रटने तक सीमित करना, बी में इसे पाठ्य पुस्तकों से मुक्त कर देना, सी इसे बाहरी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, और डी में इसे सतत मूल्यांकन पर आधारित व्यवस्थित ढांचा प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसे सतत मूल्यांकन पर आधारित व्यवस्थित ढांचा प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राथमिक स्तर पर परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार की दक्षता का मापन करता है। ऑप्शन ए में है याद करने की क्षमता, बी में सृजनात्मकता, मौलिक सोच और सामूहिक कुशलता, सी सुंदर लिखावट, डी शिक्षक के प्रति आज्ञाकारिता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सृजनात्मकता, मौलिक सोच और सामूहिक कुशलता। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में क्या वर्जित है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में क्या वर्जित है। ऑप्शन ए में है खेल कूद, बी में औपचारिक जांच परीक्षा और फेल करने की पहल, सी में कहानी सुनाना, और डी में चित्रकारी करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औपचारिक जांच परीक्षा और फेल करने की पहल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं फिर से बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि सीबीएसई द्वारा माध्यमिक स्तर पर सीसीई लागू करने का स्पष्ट संदेश क्या था। ऑप्शन ए में साक्षरता बढ़ाना, बी में निजी स्कूलों को बढ़ावा देना, सी में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, और डी में परीक्षा के दिनों को कम करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि सतत मूल्यांकन में निरंतरता किस प्रकार के कार्यक्रम का निषेध करती है। सतत मूल्यांकन में निरंतरता किस प्रकार के कार्यक्रम का निषेध करती है। ऑप्शन ए में है बार बार फीडबैक देना, बी में है शिक्षक छात्र संवाद का, सी में है एक बार होने वाले वन टाइम मूल्यांकन कार्यक्रम का, डी में कक्षा गतिविधियों का। तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार होने वाले वन टाइम मूल्यांकन का कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। 14 में क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्यापक पद में गैर परीक्षणकारी संदर्भ क्या दर्शाता है। व्यापक पद में गैर परीक्षणकारी संदर्भ क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में है लिखित परीक्षा लेना, बी में अवलोकन साक्षात्कार और पोर्टफोलियो जैसी तकनीकें, सी में है बिना किसी मूल्यांकन के पास करना, और डी में है खेलकूद पर ध्यान देना। तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अवलोकन साक्षात्कार और पोर्टफोलियो जैसी तकनीकें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मूल्यांकन को गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में उपयोग करना क्या अर्थ है। मूल्यांकन को गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में उपयोग करना क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है पास प्रतिशत बढ़ाना, बी में स्कूल के खर्चों को नियंत्रित करना, सी में छात्रों पर नियंत्रण रखना, और डी में निष्पादन के वांछित स्तर को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निष्पादन के वांछित स्तर को बनाए रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में संवेग का प्रदर्शन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में संवेग यानी इमोशंस का प्रदर्शन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए में है सह शैक्षिक एवं व्यापक मूल्यांकन क्षेत्र, बी में शैक्षिक पक्ष, सी में शारीरिक स्वास्थ्य, और डी में लिखित परीक्षा। तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सह शैक्षिक एवं व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि निदानात्मक मूल्यांकन के उपरांत प्रदान किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है प्रारंभिक शिक्षण, बी में उपचारात्मक शिक्षण, सी में सूक्ष्म शिक्षण, और डी में है व्याख्यान शिक्षण। तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यवहार के तीनों पक्षों का मापन होता है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यवहार के किन तीनों पक्षों का मापन होता है। ऑप्शन ए में है संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, बी में है लिखना पढ़ना बोलना, सी में है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, और डी में है शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक। तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यवहार के संज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का मापन होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे कि साक्षात्कार इंटरव्यू विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है छात्र के ज्ञान की सतही जांच करना, बी में छात्र के अंतर्मन के विचारों और दृष्टिकोण को समझना, सी में छात्र को सार्वजनिक रूप से डराना, और डी में उपस्थिति दर्ज करना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि निरीक्षण ऑब्जर्वेशन को वैज्ञानिक विधि क्यों माना जाता है। निरीक्षण को वैज्ञानिक विधि क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए में है क्योंकि इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। बी में क्योंकि यह प्राकृतिक परिस्थितियों में वास्तविक पक्षों का विश्वसनीय विवरण देती है। सी में क्योंकि यह विज्ञान के शिक्षकों द्वारा की जाती है। और डी में क्योंकि इसमें जटिल गणनाएँ होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह प्राकृतिक परिस्थितियों में वास्तविक पक्षों का विश्वसनीय विवरण देती है, इसलिए निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन को वैज्ञानिक विधि माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि दत्त कार्य यानी असाइनमेंट्स छात्रों को किसके लिए प्रेरित करते हैं। दत्त कार्य यानी असाइनमेंट्स छात्रों को किसके लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन ए में है दूसरे की नकल करने के लिए। बी में माता पिता से काम करवाने के लिए। सी में किताब को शब्द दर शब्द उतारने के लिए। और डी में स्वयं सूचनाएं खोजने और विचार निर्मित करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्वयं सूचनाएं खोजने और विचार निर्मित करने के लिए, यानी असाइनमेंट जो छात्रों को दिया जाता है वह किसके लिए प्रेरित होता है। स्वयं सूचनाएं खोजने और विचार निर्मित करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं कि 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि पोर्टफोलियो में सहपाठी मूल्यांकन पत्रक को शामिल करना क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में शिक्षक की लापरवाही। बी में मूल्यांकन की लोकतांत्रिक और व्यापक प्रक्रिया। सी छात्रों के बीच झगड़ा करवाना। और डी में समय की बर्बादी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मूल्यांकन की लोकतांत्रिक और व्यापक प्रक्रिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 परीक्षण की वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी किस पर अंकुश लगाती है। ऑप्शन ए में छात्र की सृजनात्मकता पर। बी में परीक्षा के समय पर। सी में जांचकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर। और डी में पाठ्यक्रम की लंबाई पर। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कि अधिगम के लिए आकलन असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन असाइनमेंट ऑफ लर्निंग का मुख्य दर्शन क्या है। ऑप्शन ए में है ग्रेडिंग देना। बी में सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर ही सुधार करना। सी में सत्र के अंत में प्रमाण पत्र देना। और डी में मेधावी छात्रों को अलग करना। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुधार करना। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स में तर्क देना किस दक्षता का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है क्रियात्मक दक्षता। बी में शारीरिक दक्षता। और सी में है आपका संज्ञानात्मक दक्षता। और डी में है भाषाई दक्षता। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक दक्षता। सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स में तर्क देना किस दक्षता का उदाहरण है। संज्ञानात्मक दक्षता, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये न्याय एवं समानता के प्रति सरोकार, न्याय एवं समानता के प्रति सरोकार संकेत के माध्यम से शिक्षक क्या जांचता है। ऑप्शन ए में है छात्र की गणितीय क्षमता, बी में वंचित समूहों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सी में है छात्र की याद करने की गति और डी में है छात्र का सामाजिक स्तर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वंचित समूहों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। 27 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि मूल्यांकन में गुणात्मक शब्दों के प्रयोग का क्या लाभ है। ऑप्शन ई में है यह अंकों की तुलना में बच्चे की प्रगति का अधिक सार्थक विवरण देता है, बी में यह लिखना आसान होता है, सी में इससे शिक्षक का समय बचता है और डी में है यह सुंदर दिखता है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह अंकों की तुलना में बच्चों की प्रगति का अधिक सार्थक विवरण देता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में शिक्षक की सहायता कैसे करता है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में शिक्षक की सहायता कैसे करता है। चलिए ऑप्शन ए में है छात्रों को सजा देकर, बी में सिलेबस को छोड़कर, सी में पूरी कक्षा को एक साथ डांटकर और डी में है अलग अलग छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और शक्तियों को पहचान कर। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी अलग अलग छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और शक्तियों को पहचान कर, ठीक है, सतत मूल्यांकन कमजोरियों के निदान करने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे। अब 29 में क्या है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि CCE भविष्य के लिए जीवन वृत्तियों यानी कैरियर के चयन में कैसे सहायक है। ऑप्शन ए में है यह ऊंचे अंक देता है, बी में यह छात्र की वास्तविक अभिरुचियों और प्रवृत्तियों को अभिज्ञात आइडेंटिफाई करता है, सी में यह डॉक्टर बनने की सलाह देता है, डी में यह कैरियर के बारे में कुछ नहीं बताता। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह छात्र की वास्तविक अभिरुचियों और प्रवृत्तियों को अभिज्ञात करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कि दक्षता आधारित मूल्यांकन में पारदर्शिता का क्या अर्थ है। दक्षता आधारित मूल्यांकन में पारदर्शिता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है स्कूल की दीवारें शीशे की होना, बी में प्रधानाचार्य को सब पता होना, सी में उत्तर पुस्तिकाओं को खुली में रखना और डी में छात्र और अभिभावक को मूल्यांकन के मानकों और कौशलों की स्पष्ट जानकारी होना। क्वेश्चन नंबर 30 है तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। छात्र और अभिभावक को मूल्यांकन के मानकों और कौशलों की स्पष्ट जानकारी होना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है मैं फिर से बता दूं, 50 प्रश्नों का सेट है और ये टॉपिक आपका क्या है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को पूरा देखें और यह टॉपिक मैं फिर से कह दूं, यह टॉपिक है सतत मूल्यांकन एवं आकलन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। 31 क्या कहता है कि संचयी अभिलेख और पोर्टफोलियो में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं मुख्य अंतर क्या। ऑप्शन क्या है, ए में है पोर्टफोलियो अंकों के लिए है, ठीक है,
बी में है संचयी अभिलेख में छात्र का पूरा इतिहास होता है जबकि पोर्टफोलियो कार्यों का चयनात्मक। सी में है दोनों में कोई अंतर नहीं है। और डी में संचयी अभिलेख खेल के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ना। संचयी अभिलेख में छात्र का पूरा इतिहास होता है जबकि पोर्टफोलियो में कार्यों का चयनात्मक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कि उपचारात्मक चक्र में पुनः आकलन रीअसेसमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है। उपचारात्मक चक्र में पुनः आकलन यानी रीअसेसमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है। ऑप्शन ए में शिक्षण शुरू करने से पहले, बी में उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु, सी में जब छात्र फेल हो जाए और डी में वार्षिक परीक्षा के बाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि यदि मूल्यांकन केवल स्मृति मेमोरी पर आधारित है, यदि मूल्यांकन केवल स्मृति यानी मेमोरी पर आधारित है तो वह किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए में व्यापकता, बी में वैधता का, सी में वस्तुनिष्ठता का और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कार्य कारण संबंध यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना किस संकेतक के अंतर्गत आता है। कार्य कारण संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना किस संकेतक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए में अवलोकन, बी में व्याख्या, सी में वर्गीकरण, डी में सहभागिता। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्याख्या यानी कार्यकरण संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना किस संकेतक के अंतर्गत आता है। तो जवाब होगा व्याख्या। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि प्राथमिक स्तर पर विविधता का सम्मान करना किस प्रकार की दक्षता है। प्राथमिक स्तर पर विविधता का सम्मान करना किस प्रकार की दक्षता है। ऑप्शन ए में है संज्ञानात्मक, बी में सामाजिक भावनात्मक दक्षता, सी में है क्रियात्मक और डी में है आर्थिक। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सामाजिक भावनात्मक दक्षता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे दोस्तों। 36 क्या कहता है कि रूब्रिक्स का प्रयोग मूल्यांकन में क्यों किया जाता है। रूब्रिक्स का प्रयोग मूल्यांकन में क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में है छात्रों को भ्रमित करने के लिए, बी में चित्रकारी के लिए, सी में प्रदर्शन के मानकों में एकरूपता और स्पष्ट लाने के लिए, प्रदर्शन के मानकों में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए और डी में सजा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रदर्शन के मानकों में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 में और 5 में मूल्यांकन के केंद्र में क्या होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 में मूल्यांकन के केंद्र में क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में है गणित के सूत्र, बी में भाषा की समझ, अभिव्यक्ति और सामूहिक कार्यकुशलता, सी में अंग्रेजी व्याकरण, डी में ऐतिहासिक तिथियां। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर
37 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं कि 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि शिक्षण आकलन निदान उपचार पुनः आकलन, इस चक्र में निदान मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए में है नया अध्याय पढ़ाना, बी में अधिगम बाधाओं के मूल कारणों की पहचान करना, सी में बच्चों को अंक देना और डी में कक्षा में अनुशासन बनाना। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अधिगम बाधाओं के मूल कारणों की पहचान करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय विधि का समर्थन करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय विधि का समर्थन करता है। ऑप्शन ए में शिक्षक केंद्रित, बी में पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी में छात्र केंद्रित और डी में परीक्षा केंद्रित। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छात्र केंद्रित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय विधि का समर्थन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है बच्चों के अवलोकन और प्रतिक्रियाओं को दर्ज करना चाहिए, बी में बच्चों को खेलने देना चाहिए, सी में चुपचाप बैठना चाहिए, डी में फोटो खींचनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चों के अवलोकन और प्रतिक्रियाओं को दर्ज करना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में चलेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या है कि परीक्षण के परिणाम क्या हो। ए ऑप्शन ए में हर बार अलग अलग आए, बी में समान परिस्थितियों में स्थिर और सुसंगत रहे, सी में शिक्षक की मर्जी पर निर्भर करे और डी में छात्र की लिखावट पर आधारित हो। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समान परिस्थितियों में स्थिर और सुसंगत हो। ठीक है, समान परिस्थितियों में स्थिर और सुसंगत रहे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से कहूँ यह 50 प्रश्न का सेट है और हम लोग 42 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को एक बार मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार पूरे प्रश्नों को ज़रूर देखें, पूरा देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मेरिट कायम करने से बचने का सुझाव क्यों दिया गया है। ऑप्शन ए में है ताकि बच्चे पढ़ाई न करें, सी में क्योंकि स्कूल के पास संसाधन नहीं है, सी में है आपका बी में यही था कि क्योंकि स्कूल के पास संसाधन नहीं है और सी में है क्योंकि मेरिट बनाना कठिन है और डी में क्योंकि यह बच्चों में अनावश्यक तनाव और हीन भावना पैदा करता है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है कि क्योंकि यह बच्चों में अनावश्यक तनाव और हीन भावना पैदा करता है। क्या करने से, मेरिट, यानी प्राथमिक स्तर पर मेरिट कायम करने से बचने का सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह बच्चों में अनावश्यक तनाव और हीन भावना पैदा करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि प्रयोग यानी प्रयोग
प्रयोग संकेतक के तहत शिक्षक क्या देखता है? ऑप्शन ए में है बच्चा कितनी तेजी से लिखता है। बी में बच्चा उपलब्ध संसाधनों से क्रिया करके निष्कर्ष निकाल पा रहा है या नहीं। सी में बच्चे के पास कितनी महंगी किट है। और डी में बच्चा कितनी चुपचाप बैठा है। क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चा उपलब्ध संसाधनों से क्रिया करके निष्कर्ष निकाल पा रहा है या नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ शैक्षिक पक्षों के साथ और क्या शामिल करना है। यानी सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ शैक्षिक पक्षों के साथ और क्या शामिल करना है। ऑप्शन ए में है घर का काम, बी में सह शैक्षिक पक्ष जैसे जीवन कौशल और मूल्य, सी में माता पिता की आय और डी में स्कूल की ड्रेस। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सह शैक्षिक पक्ष जैसे जीवन कौशल के मूल्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में देखेंगे दोस्तों। 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि फीडबैक का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए होना चाहिए। फीडबैक का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए में है छात्र को सजा देने के लिए, बी में शिक्षक की प्रशंसा के लिए, सी में रिपोर्ट कार्ड को टालने के लिए और डी में है शिक्षण अधिगम रणनीति में सुधार और अधिगम अंतराल भरने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम रणनीति में सुधार और अधिगम अंतराल को भरने के लिए, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 में चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि अति लघु उत्तरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किस तकनीक का हिस्सा है। अति लघु उत्तरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किस तकनीक का हिस्सा है। ऑप्शन ए में पोर्टफोलियो, बी में प्रश्नावली एवं प्रश्नोत्तर, सी में क्षेत्र भ्रमण और डी में साक्षात्कार। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। कि सतत मूल्यांकन में अधिगम अंतरालों का निदान शिक्षक को क्या निर्णय लेने में मदद करता है। सतत मूल्यांकन में अधिगम अंतरालों का निदान शिक्षक को क्या निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन ए में है संकल्पना को फिर से पढ़ाने या रणनीति बदलने का, बी में कक्षा को बंद करने का, सी में स्कूल की छुट्टी करने का और डी में छात्र को फेल करने का। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संकल्पना को फिर से पढ़ाने या रणनीति बदलने का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 48 में चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है स्व अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना गया है। ऑप्शन ए में है दूसरों की नकल, बी में लेखन अभिनय कला या मौखिक अभिव्यक्ति, सी में चुप रहना, डी में परीक्षा देना। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेखन अभिनय कला या मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी इज
राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्वाभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना गया है? लेखन, अभिनय, कला या मौखिक अभिव्यक्ति। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मकता का आकलन कैसे किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मकता का आकलन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं बनाने जैसी गतिविधि द्वारा, बी में पाठ को याद करने के लिए कहकर, सी में सुंदर चित्र दिखाने के लिए कहकर और डी में है परिभाषाएं लिखवाकर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं बनाने जैसी गतिविधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? आज के सेशन का अंतिम सवाल है और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ 50 सवाल तक अंतिम क्षण तक मेरे साथ जुड़े हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं कि अंतिम सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है। मैं फिर से कह दूं कि यह विषय आपका ईवीएस है और ईवीएस का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सतत मूल्यांकन एवं आकलन। ठीक है, और उसी टॉपिक से हम लोग 50 प्रश्नों का सेट तैयार किए हैं और यह 50 प्रश्न हम लोग 49 प्रश्न तक देख लिए हैं। अब 50वां प्रश्न देख रहे हैं। अब 50वां प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं कि 50वां नंबर का सवाल क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का स्वरूप और अनौपचारिक और विकासात्मक होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का स्वरूप अनौपचारिक और विकासात्मक होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया गया है। और आगे कथन में है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पास फेल की श्रेणी में बांटना अनिवार्य है। ठीक है, ये 3 कथन है। अब तीनों कथनों के बारे में सोचना है। ऑप्शन जो दिया है सही कूट चुने। ऑप्शन ए में है आपका 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। बी में है 2 और 3। सी में 1 और 3 और डी में सभी 1, 2, 3। ठीक है, यानी कौन कथन इसमें सही है ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का स्वरूप अनौपचारिक और विकासात्मक होना चाहिए। एकदम ये सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है बेशक। और अगला कथन में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया गया। सही बात, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई नहीं होती तो उसी को गणित के साथ एकीकृत किया गया, भाषा और गणित के साथ। लेकिन तीसरा कथन जो आपका है, ये तीसरा कथन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पास फेल की श्रेणी में बांटना अनिवार्य, ये अनिवार्य नहीं है। पास फेल की श्रेणी में नहीं बांट सकते, यानी तीसरा कथन आपका ठीक है गलत है। ठीक है, यानी सही उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन ए इज राइट, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोगों ने कुल मिला के 50 प्रश्न देखे, उस पर चर्चा परिचर्चा हुआ और आप इस सेशन में मेरे साथ शामिल रहे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। तो इसी तरह से मेरे वीडियो में आप बने रहें, आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। यह सेशन कैसा लगा, यह 50 प्रश्नों का सेट ईवीएस का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।